प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और मेरा नाम है संदीप आर के सिंह। और आज हम सबका भाग्य कि आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अंकित शाह जी। डॉक्टर अंकित शाह एक बहुत प्रख्यात लेखक, कॉलमनिस्ट और एक बहुत इम्पोर्टेंट वॉइस हैं भारत की इकोनॉमी को समझने और समझाने में। और इनके बहुत सारे प्रेडिक्शंस जो इन्होंने इकोनॉमिक वाइज या जियो पॉलिटिकल वाइज किए हुए हैं, उसके बारे में भी दर्शकों हम आपको धीरे धीरे बताएंगे। आप इनके ट्विटर हैंडल को जरूर फॉलो करें और इनके वीडियोस बहुत सारे हैं, आप इनको सर्च करके जरूर देखें। तो विश्व में जो अमेरिका की धमक है या जो भारत की बढ़ती शक्ति है और कौन क्या कैसे कर रहा है, ये सारी चीजों को समझने के लिए इवन भारत में भी कि हम इकोनॉमिकली कैसे ग्रो कर रहे हैं और कैसे छोटी छोटी चीजें हमें पहले से दिख जाती हैं और उनका बड़ा असर बाद में दिखता है, इसको समझने के लिए डॉक्टर अंकित शाह को जरूर फॉलो करें। एंड आज हमारे साथ हैं अंकित शाह जी से बात करने के लिए पुष्कर अवस्थी जी भी। पुष्कर दादा, बहुत बहुत स्वागत राम राम। आपका। और आप अंकित जी से अपना जो आपके मन के भीतर के उद्गार हैं कई दिन से रखे हुए आपने, प्लीज आप इनसे पूछिए जी। पहले तो डॉक्टर अंकित शाह का जो है बहुत बहुत स्वागत है भारत को मंच पे। जय श्री राम। जय श्री जय श्री राम। डॉक्टर अंकित शाह से मेरा जो है पहला जो है इंटरेक्शन ट्विटर पे ही हुआ था 1.5 साल पहले। और मैं फैसिनेट इसलिए हो तो उस वक्त जो ये बात कर रहे थे समवेयर इन 221, तो जो बातें कही थी वो मेरे से थ्योरी से, जो मेरी विप्लव काल की थ्योरी है 2020 से 30 का, और क्या 30 के बाद क्या आउटकम होगा, ये मुझको मेरी थ्योरी तो मैंने इस पे लिखा भी। बट आई वाज फैसिनेटेड कि द काइंड ऑफ जर्नी ऑफ द मनी जर्नी को ट्रेस करते हुए बैक हैंड से लेके उसके बाद तो मुझे लगा दिस इज लॉजिक। मैं जो बात कर रहा हूँ मेरी अपनी थ्योरी हो सकती है बट इट्स नॉट बैक बाय द फैक्ट। और उसके बाद एक चीज प्रोडिक्शन इनका जो है आया तो, और मैं डोकलम का प्रेडिक्शन में चौंक गया। यूक्रेन रशिया वॉर किस वीक में होगा वो देख के मैं वो हुआ। प्रायर टू 370 और एप्लीकेशन ऑफ 35A दैट वाज वेल रिटन। और सबसे जबरदस्त चीज जो थी जो कल मैंने देखा, जो 2020 का प्रेडिक्शन था अबाउट बिहार, कि बिहार में जो है टाइम पे हाउ नीतीश विल बी वो, तो उस चीज को देखते हुए फिर इनकी पूरी टू बकेट थ्योरी यूएसए ने कैसे अपनी हेगोमनी बनाने के लिए मेंटेन किया। फिर इनका डी डॉलराइजेशन कंसेप्ट, जिसको कि हिंदुस्तान में भारत में कोई भी एक्सपर्ट जो है सुनना ही नहीं चाहता था, खासतौर से कुछ राइट विंगर्स जो कि वेस्टर्न माइंडसेट के हैं वो तो बिल्कुल ही नहीं सुनना चाहते थे। बट आई वाज कन्विंस अबाउट इट। अब उसी पे आकर जो है मैं चौंका दिया अंकित शाह जी ने कल के एक ट्वीट में, और उसको मैं पढ़ देता हूँ उस ट्वीट को। डॉक्टर शाह ने लिखा है, टू बी प्रिसाइज, अदर देन भारत नो कंट्री गिव्स अ डैम अबाउट द व्हाट हैपेंस इन यूएसए। मैं थोड़ा चौंक गया, ये क्या कहना चाहते हैं। इट इज अंडरस्टूड दैट द यूएस बेटर टेक द रोल ऑफ यूके एंड भारत विल टेक द रोल ऑफ यूएस पोस्ट 230 इनटू द नेक्स्ट डिकेड। ये कुछ समझ में आता। अब यहाँ पे मैं अंकित शाह जी इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि मेरे हिसाब से जो मुझे दिख रहा, मेरे हिसाब से नहीं, कि जो 2024 में अमेरिका की स्थिति लग रही है, जिस तरीके से वहां पर सारे ब्रेकडाउन हो चुके हैं पॉलिटिकल लीडरशिप में, वहां जिस तरह का उनका इंडस्ट्रियल मिलिट्री जो कॉम्प्लेक्स का जो गठबंधन है या डीप स्टेट है, वहां पे इतनी ज्यादा चल रहा है मामला, और जिस तरीके से बैंकरप्सी ऑफ इंटेलेक्चुअलिटी मुझको दिख रही है अमेरिकन उस पर, तो क्या दे आर कैपेबल अमेरिकन अंडरस्टैंड, बिकॉज दे कैन नॉट रिकवर इट, ये तो क्लियर हो गया है, ये दे आर गोइंग डाउन। लेकिन क्या यह इतना फोरसाइट अमेरिका में होगा कि दे इन कमिंग डिकेड या विद इन 6-7 इयर्स कि भारत के जो अपना स्वाभिमान से पैर रख उसने आगे अंगत पांव बढ़ाया है, उसको स्वीकार करते हुए बैक स्टेज पे जाना उनकी मजबूरी होगी, या कुछ और घटनाएं होनी है जो इसको मजबूर करे। ये मैं एक्सप्लेन कर आपको चाहता हूँ कि एक्सप्लेन करें दर्शकों को और मुझे भी। जी, तो पुष्कर जी, हमें पहले थोड़ा इसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझना होगा कि जो भी लीडरशिप होता है वर्ल्ड पावर का, उसका शिफ्ट कैसे प्रोसेस होता है। तो जब हमने देखा कि यूके से बैटन ऑफ लीडरशिप जब यूएस में ट्रांसफर हुई, तो बाकी के वर्ल्ड में केओस हुआ, लेकिन यूके कैसे स्टेबल हो पाया डिस्पाइट कि उसकी लीडरशिप चली गई।
वो इस वजह से स्टेबल हो पाया कि उसने यूएस के साथ कोऑपरेट किया। समझ आई? तो बिल्कुल वैसे जब यूएस की इकोनॉमी की स्थिति डामाडोल जो हम देख ही रहे हैं, 2030 के बाद यूएस को एम करना चाहिए कि वो यूके वाला रोल पकड़ ले और भारत जो है वो यूएस वाला रोल पकड़ लेगा। तो एक जो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर भी बताते हैं अपने स्पीचेस में कि हर एक राम को एक लक्ष्मण की जरूरत होती है। तो जैसे यूके का रोल रहा यूएस की लीडरशिप के नीचे लॉयल्टी से सपोर्ट करने का, बिल्कुल वैसे यूएस को वो रोल मिल सकता है भारत के नीचे कि भारत को लॉयल्टी से वो सपोर्ट करे। और ये समझ आने में जो मैंने बताया कि 2030 तक का टाइम लगेगा, क्योंकि ये डाइजेस्ट नहीं हो पाने वाला है कि वर्ल्ड इतना चेंज हो चुका और इतना जल्दी चेंज हो चुका। तो ये जो मेल्टडाउन होना है वहां के इंटेलेक्चुअल वर्क का बताओ या वहां की सिस्टम्स का बताओ, वहां की पॉलिटी का बताओ कि ब्राउन स्किन भारतीय लोग सर पे बैठेंगे और दे विल हैव टू सर्व। तो मुझे लगता है कि ये समझने में और क्यों ऐसा होना चाहिए या डाइजेस्ट होने में, इसको प्रोसेस होने में इतना टाइम लगेगा। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट डिकेड में ये पार्टनरशिप उस डायरेक्शन में आगे बढ़नी चाहिए जहां पे यूके तो कहीं दिखाई ही नहीं देगा, यूएस जो है वो यूके वाला रोल लेगा और भारत जो है वो यूएस वाला रोल ग्रहण करेगा। तो इसीलिए इसी पर मैंने एक और प्रेडिक्शन भी दिया था कि बहुत टाइम हो गया, 2 साल हो गए करीब, कि 2030 में जो भारत के फॉरेन मिनिस्टर होंगे, he will be the most powerful man on earth, not the US president. भारतीय फॉरेन मिनिस्टर, मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं बात कर रहा हूं, उनसे तो आप मिलना भी भूल जाओ 2030 के बाद। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जी अभी से तैयारी करवा रहे हैं कि जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर जी, अभी से फॉरेन कंट्रीज के लीडर्स को ही मिलते हैं इंस्टेड ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। खाली जो कुछ एकदम करीब के नेशंस हैं उन्हीं के नेशनल लीडर्स के साथ प्रधानमंत्री जी टाइम देते हैं। तो धीरे धीरे ये भी प्रेडिक्शन मैंने 1.5-2 साल पहले ही दे दिया था कैसे ही होने वाला, क्योंकि जो पूरी वेस्टर्न कंपनीज का जो पूरा जखीरा है वो धीरे धीरे भारत शिफ्ट होता हुआ दिखेगा, जिसने भी सरवाइव करना है, क्योंकि प्रॉफिट इज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यस। तो और प्रोडक्शन तो शायद आप टेक्नोलॉजी से कर भी लोगे, लेकिन कंजम्पशन की बात है कि परचेजिंग पावर किसके पास होगा, कौन सी पॉपुलेशन अर्न करके परचेज कर सकती है चीजें। तो वो एक भारत की पॉपुलेशन बची है जो इतना बड़ा मार्केट है, जो यंग है, वर्क करके अर्न करके स्पेंड कर सकते हैं, ऐसा एक ही कंट्री बचा है। और इसके बचने के पीछे कारण एक ही है कि हमारा धर्म, नॉट दैट वी आर इंटेलिजेंट बट बिकॉज वी आर धार्मिक। तो हमारा जो फाइनेंस को हैंडल करने का विजडम जो आता है वो धर्म से आता है, क्लासरूम से नहीं आता। ठीक, क्योंकि धर्म बताता है कि हमारे लाइफ साइकिल्स हैं, मतलब आगे वाली जनरेशन भी है और पीछे वाली जनरेशन भी है, और हमने उन दोनों को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ना है। तो क्योंकि हम वन लाइफ में बिलीव नहीं करते, इसलिए हमारा इकोनॉमिक्स और फाइनेंस का हैंडलिंग भी इस प्रकार का होता है, और उसी वजह से शायद इस स्टेबिलिटी के साथ हम आगे बढ़ पाए हैं हमारी इकोनॉमिक्स, जिसको मैं सनातन इकोनॉमिक्स मॉडल बोलता हूँ, जो कुछ टाइम में वो बुक भी आ जाएगी। एक्चुअली 2 बुक का वर्क चल रहा है तो आगे पीछे हो रहा है थोड़ा, बट बहुत जल्द वो बुक भी आ जाएगी। और इस मॉडल में हमें समझना है कि पूरे वर्ल्ड की जितना भी इकोनॉमिक्स के जितने भी फैक्टर्स है उसमें धर्म का क्या रोल हो सकता है और कितना इम्पोर्टेंट वो रोल है, लोगों को दिखाई नहीं देता लेकिन है। ठीक, तो यही बात है कि ग्लोबल पावर का स्टेटस भी उस हिसाब से चेंज होगा। अच्छा, इस कॉन्टेक्स्ट में आप फिर रशिया और चाइना को कहाँ फिर देखते हैं? इस कॉन्टेक्स्ट में रशिया चाइना को देखिए, पूरे वर्ल्ड ने जिसने भी, अब जानते हैं कि कम्युनिस्ट थियरी बोलती है कि रिलीजन इज ओपियम ऑफ द मासेस।
तो वो तो धर्म को ही रिलीजियन वर्ड इस्तेमाल करते हैं, जो बाय द वे गलत है। लेकिन अगर वो आप थियोरी पकड़ के चलो तो उस हिसाब से एक मॉब बेस्ड इकोनॉमिक्स उनकी चलती है, फ्रीबीज और एक फेक इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट के साथ, जहां पे आपको इतनी बड़ी गवर्नमेंट चाहिए कि जो भी वेल्थ क्रिएट कर रहा है उससे पैसे लूट के आप मॉब में बांट दोगे। दैट इज मोटा मोटी व्हाट द कम्युनिस्ट थियोरी इज। और यूएस डॉलर के जिस प्रकार के रिजर्व करेंसी स्टेटस को चालू रखने के लिए चाइनीज पॉपुलेशन ने पूरे वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग जायंट बनने का जो डिसीजन लिया, उसी में उनको ये सिंगल चाइल्ड पॉलिसी इम्पोज करवाई गई। 1979 में जब प्रेसिडेंट कार्टर और डेंग शाओपिंग मिले तो डेंग शाओपिंग ने बोला कि मुझे ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए। तो प्रेसिडेंट कार्टर की शर्त थी कि भाई आप जाके पहले अपना खुद का लोकल कंजम्पशन खत्म कर दो। तो चाइना में आके उन्होंने सिंगल चाइल्ड पॉलिसी इम्पोज कर दी। तो इसी के चलते आज चाइनीज इकोनॉमी की हालत ये है कि 4-to-1 क्राइसिस की ओर वो आगे बढ़ रहे हैं। मतलब 4 ग्रैंड पेरेंट्स, 2 पेरेंट्स और कमाने वाला खाली एक। और बाय 2029 there will be 40 million men without any woman to marry. 40 million men without any woman to marry. तो चाइनीज की ये हालत उन्होंने कर दी डॉलराइजेशन के चलते। सो चाइना बिकेम एजेड बिफोर बिकमिंग रिच। जहां तक रशिया का सवाल है तो वो तो सैंक्शन में ही रहा काफी अरसे तक, आप जानते ही हैं। और क्योंकि एक जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस वाली लाइफस्टाइल होती है जहां पे इंडिविजुअल लिबर्टी को इतना बढ़ावा मिलता है कि फैमिली यूनिट इकोनॉमिक्स उनके समझ के बाहर है। तो जो इकोनॉमीज ने जिन्होंने विमेन को जॉब एम्पावरमेंट वाले फेक नरेटिव में डाल के टेम्पररी जीडीपी बढ़ाने के लिए वुमेन को डिप्लॉय कर दिया जॉब्स में, तो सारी इकोनॉमीज के बर्थ रेट्स गिर गए। तो उसमें से रशिया भी एक है। रशिया है, कोरिया है, जापान है, यूरोपियन यूनियन है, अमेरिका है, इन सब के बर्थ रेट सब खत्म हो चुके हैं। ठीक है, तो जब बात होती है वो लिटरेचर की जहां पे बोला जाता है कि वेल्थ ऑफ नेशंस, तो वेल्थ ऑफ नेशंस की सनातन इकोनॉमिक्स की थियोरी ये है कि वेल्थ ऑफ नेशंस खाली इनहेरिटेंस से ही पास होती है, which is family. तो सनातन इकोनॉमिक्स बोलता है कि फैमिली इज द लोएस्ट इकोनॉमिक यूनिट इन द सोसाइटी। कैपिटलिस्ट एडम स्मिथ बोलता है इंडिविजुअल इज द लोएस्ट यूनिट ऑफ इकोनॉमिक्स। बाकी सब भाड़ में जाओ, राइट? और कम्युनिस्ट बोलता है कि अननोन मॉब इज द लोएस्ट यूनिट ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कोई एक दूसरे को पहचानते नहीं है लेकिन फ्री में चीजें चाहिए, उनका वो है। तो आपको ताज्जुब नहीं हुआ कि कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट दोनों थियोरी में फैमिली शब्द का इस्तेमाल एक भी बार नहीं होता है पूरी इकोनॉमिक थियोरी में। जबकि हकीकत यह है कि कोई भी इकोनॉमिक डिसीजन जो होता है वो पूरी फैमिली मेंबर्स को इम्पैक्ट करता है सबसे पहले। ठीक, exactly. तो इसीलिए सनातन इकोनॉमिक्स मॉडल इज द राइट फॉर्मेट। थैंक यू अंकित जी। संदीप, यू कैन टेक ऑन, क्योंकि मैं तो सेटिस्फाइड हूँ। अच्छा, मैं एक आपने कल एक जरा सी जो है बात कही अंकित जी की, दिस अकॉर्डिंग टू आवर लुटियंस एक्सपर्ट, Western education teaches you questioning. Certainly looks like now they will say most questions come to mind while bathing. ये आपने एक हल्का सा वो किया था। कहने का मतलब है कि जो आप बार बार ये कह रहे हैं कि हमें भारत फर्स्ट पोजीशन पे आना है यूएस को भी बीट करते हुए, और दुनिया को बेस्ट पॉसिबल एक विश्व गुरु की भी बात हो रही है, और लूटिंग टर्म्स में नहीं, शेयरिंग टर्म्स में सबको साथ लेकर विन विन क्रिएट करना है सबके लिए। और उसमें ऑफ कोर्स सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारी फैमिली भी है, राइट? मैं देखता हूं दिल्ली का एक
जो ये दिल्ली नहीं, मतलब दिल्ली शब्द या ज्योग्राफी की बात नहीं कर रहे, हम एक मानसिकता की बात कर रहे हैं, जो मुंबई में भी है, बेंगलोर में भी, एक एलिटनेस की बात है। हमेशा से एक एस्पिरेशनल लाइफ जो है ना, जो मैंने देखा, जो रईस लोग होते गए या जो हायर इंटेलेक्चुअल सर्कल्स में या इवन कॉर्पोरेट सर्कल्स में, उनका सबसे पहला काम ये था कि उन्होंने अपने आप को अपने धर्म से रूट से काटा, और अपने बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं उसमें जाने दिया। That is why a lot of people are very surprised when Ambani जी श्री राम जी के मंदिर के सामने ही वॉज पूरी फैमिली के साथ नतमस्तक थे वो लोग, क्योंकि वो जानते हैं कि ये हमारे लिए क्या मायने रखता है, और वैसा व्यवहार पूरा कॉर्पोरेट वर्ल्ड नहीं करता है अक्सर। तो ये जो दिल्ली में एक, और अच्छा, दिल्ली ने सदैव सत्ता के साथ रहा है। 2014 के पहले तो यही सर्कल जो है इनका थिंक टैंक था, यही इनको समझाता था, और ये खुद ग्रास रूट से कटे हुए थे। विपक्ष की और जो ये है पूरी पॉलिटिक्स, वो भी उसी में ही दिखती है, उन्हीं लोगों से ही वो ज्ञान लेते हैं। तो भारत के ये लोग, हम लोग जो हैं, जब हम एस्पिरेशनल देखते हैं कि हमको किससे अपना ज्ञान लेना है या किससे इंस्पायर होना है, तो हमको दिल्ली और मुंबई के ये जो एलीट कल्चर है पूरा, ये हमारे लिए एस्पिरेशन अक्सर होता है, हमारी आम जनता के लिए भी। पर ये स्वयं जमीन से कटे हुए हैं, और ये खुद की इनकी मेंटेलिटी ये है कि यूएस वगैरह से ये पूरी तरह इंस्पायर्ड है, उसके सामने सर्व करने के लिए, सरेंडर करने के लिए तैयार रहते हैं। हम इस मानसिकता से कैसे निकलेंगे कि हम अपने आप को अहमियत दें, इररिस्पेक्टिव ऑफ ये जो हाईली एस्पिरेशनल लोग हैं। ये भी समझना जरूरी है कि इनका थॉट प्रोसेस बहुत गड़बड़ है। तो ये दोनों चीजें हम ये समझें कि जिसको हम एस्पिरेशन या इंस्पिरेशन की तरह देख रहे हैं, दे आर नॉट द राइट पीपल टू फॉलो, और हम स्वयं को कॉन्फिडेंस कैसे लेके आएंगे, तभी तो मान पाएंगे ना कि हाँ, भारत कैन बी द बेस्ट। जी देखिए संदीप जी, भारतीय कल्चर में मटेरियल वेल्थ को कभी आइडियल माना ही नहीं गया, उसकी सीकिंग को। तो हमारे जो भी आइडियल्स है, अब श्री राम मंदिर, क्या जो मंदिर बना वो क्या सिंबलाइज करता है? क्यों हम सब श्री राम की बात करते हैं? अगर आप श्री राम जी का पूरा उनका जीवन देखें तो उसमें काफी कष्ट है वो जीवन में। इसके बावजूद पूरा पॉपुलेशन क्यों नतमस्तक खड़ा रहता है श्री राम के लिए? इसीलिए खड़ा रहता है कि उन्होंने पूरा राजपाट त्याग दिया। क्यों? अपने माता पिता के लिए। तो भारतीय सभ्यता में चाहे आप महावीर की बात करोगे, बुद्ध की बात करोगे, श्री राम की बात करोगे, या किसी भी आइडियल की बात करोगे, तो आइडियलिज्म या सम्मान देना, वो कॉन्सेप्ट जो है वो करस्पॉन्डिंग उसके साथ बनता है जो चीजें छोड़ता है, जो अंध बन के मटेरियल वेल्थ के पीछे नहीं भागता, उसको सम्मान देने की भारतीय सभ्यता है, उसी को आइडियल मान के चलने की भारतीय सभ्यता है, राइट? तो इससे विपरीत जो अब्राहमिक वेस्टर्न कंस्ट्रक्ट में हम लोग जी रहे हैं, यहां पे बताया जाता है कि जिसके पास पैसा ज्यादा है या वो ज्यादा सुखी होगा, ऐसा अजम्पशन मान के चल रहे हैं लोग। तो और ये होता ही है संदीप जी, क्योंकि देखो क्या, अगर आप, जब आपके ऊपर कॉलोनियल रूल था तो आपका बहुत ज्यादा इकोनॉमिक वेल्थ वाइप आउट हुआ है, और उसके चलते ये भ्रम होना नेचुरल है कि भाई जिसके पास भी पैसा ज्यादा है तो वो सच में आइडियल लाइफ जीता होगा। तो जब आप उनकी पर्सनल लाइफ में जाके देखोगे तो आपको पता लगेगा कि सब कुछ गड़बड़ है। आइडियल तो बहुत दूर की बात, मेंटल हेल्थ का इश्यूज है इन लोगों को। तो अब क्योंकि स्क्रीन टाइम ऐसे लोगों को ही मिलेगा या मिलता है, तो इसका आप कुछ नहीं कर सकते। द ओनली थिंग इज कि आपको आपके धर्म से रूटेड रहना है। और मेरा बिल्कुल भी ये कहने का मतलब नहीं है कि मटेरियल वेल्थ इंपॉर्टेंट नहीं है। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर आपको वैल्यूज उठानी है, अगर आपको स्वयं को किसी को आइडियल मानना है या कैसी वैल्यूज आप में होनी चाहिए ये सोचना है, तो ये लोग हमारे आइडियल्स नहीं हो सकते। ठीक, ये आइडियल्स हो सकते हैं, आईक्यू रिलेटेड हो सकते हैं कुछ हद तक हो सकते हैं कि आपको कुछ प्रोसेसेस इंप्रूवमेंट करने के लिए कुछ अच्छे सजेशन दे दे, बट आपकी लाइफ, पूरी लाइफ रूटीन के लिए लोग आइडियल नहीं हो सकते, क्योंकि इनके सारे फंडामेंटल्स और बेसिक प्रिंसिपल्स हिले हुए हैं।
और ये प्रिंसिपल्स भी बोरोड है, वो भी भारतीय नहीं है, क्योंकि पेमेंट ही कहीं और से आ रही है, राइट? तो जहां से पेमेंट आएगी वहां तो झुकना ही पड़ेगा, वो तो सादा सी बात है, कॉमन सेंस वाली बात है। तो ये जितने भी नरेटिव्स चलते हैं, मैंने आज एग्जांपल भी एक डाला कि भारतीय ब्राह्मण वर्ग का जो पतन है उसी के चलते कन्वर्जन हो पाया ना, वरना कन्वर्जन हो कहां से पाता? तो कश्मीर से जो पंडित्स भगाए गए या तमिलनाडु आंध्र प्रदेश से जिस तरह से उनको ये कास्ट वाला फॉरेन वर्ड इंपोज करके एक फेक डिस्क्रिमिनेशन की थियरी चलाई गई, राइट? क्योंकि कुछ डिस्टॉर्शंस हुए थे ड्यूरिंग इन्वेजन ऐसा होता है, हर एक सोसाइटी में ऐसा होता है। जब क्राइसिस आता है तो आपके पास जो भी वैल्यूएबल होता है आप उसको बचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप नहीं चाहते कि उसके अंदर डाइल्यूशन आ जाए। तो और फिर कुछ लोग तो एग्जाम्पल देंगे महाभारत का और रामायण का भी, कि तब भी डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही थी। तो महाभारत और रामायण बनाया ही इसीलिए आपको बताने के लिए कि क्या क्या गलत हो सकता है। वो तो एग्जाम्पल ही उस बात का है कि इट कवर्स एवरीथिंग। ये जो हमारा लिटरेचर है, इट कवर्स एवरीथिंग, कि दुनिया में क्या क्या गलत हो सकता है। तो आप वो मत बताओ कि वहां की सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, उसमें से आपको लेसन दिया गया है कि ऐसा गलत भी हो सकता है, इससे भी हमें बचना है। तो जो डिस्टॉर्शंस हुए ड्यूरिंग इन्वेजन, उसको एक कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन बना के बिल्कुल वैसे जैसे ज्यूस को प्रताड़ित किया गया, वैसे ब्राह्मण वर्ग को यहाँ प्रताड़ित किया गया कास्ट वर्ड इंपोज करके। जबकि ये सारे एक्सपर्ट्स को अच्छे से पता है कि कास्ट फॉरेन वर्ड है, हमको कोई लेना देना ही नहीं है उससे। जाति, वर्ण, धर्म और कुल, ये चार जो है ये पूरा चारों अलग कॉन्सेप्ट्स है, इनको कास्ट के साथ कुछ लेना देना ही नहीं है। पर क्योंकि एक वोट बैंक की पॉलिटिक्स भी चलानी थी कुछ लीडर्स को, पॉलिटिशियंस को, अपोजिशन पार्टीज को, और कुछ जो है कि भाई कन्वर्जन करोगे कैसे, जो बाहर से फंडिंग आ रही है मिशनरी एक्टिविटीज की, करोगे कैसे जब तक ब्राह्मण रास्ते में खड़ा है। तो ये पूरा एक कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का नैरेटिव चला के ब्राह्मण्स को आंध्रा और तमिलनाडु और कश्मीर से निकाल के फिर कन्वर्जन पे फोकस आया, और आप देख ही रहे परिणाम क्या आया। तो जब ये एक्सपर्ट्स जो राइट विंग होने की एक्टिंग कर रहे हैं, सारे स्टेज पर से बात करते हैं, कन्वर्जन की बात करेंगे, लेकिन ये नहीं बताते कि ब्राह्मण्स को पहले हटा के बाद में कन्वर्जन पॉसिबल हो पाया, ये बात नहीं करेंगे। और हटाने का काम वो खुद कर रहे हैं, कास्ट वाला वर्ड प्रोपेगेट कर करके, ठीक। तो ये जो दो मुंह वाली बात है एक्सपोज हो रही है। मैं तो प्रयत्न कर लोगों को समझ में आए, क्योंकि हम ये लेफ्ट विंग की फिलॉसफी के साथ बिल्कुल अलाइन नहीं करते। और जब जब धर्म की बात आएगी, आप मतलब इतना अचंभा होता है कि राम मंदिर के बाद ही ये सब अचानक से कहां से निकल के आया, कि जैन का ये प्रॉब्लम, वो बुद्ध जैन सब डिविजन्स निकल के आ गए अचानक से। तब तक कुछ नहीं था जब तक राम मंदिर नहीं बना था, अब अचानक से कहां से आया। और ये आर्ग्यू करना कि कोर्ट में भी आप कुछ प्रोसीडिंग नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? हमारा जब तक एक भी हिंदू को ऐसा लगता है कि भाई उसको नहीं गिव अप करना है, तो कोर्ट के दरवाजे तो खुले होने ही चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए? हम कोई पाकिस्तान थोड़े हैं जहां कोर्ट में जाके बॉम्ब ब्लास्ट करेंगे, राइट? तो सीताराम जस्टिस होना है जी, जस्टिस होना है। और जो कोई भी बात कर रहा है कि 3 जगह आपको मिल जाएगी तो फिर बस स्टॉप हो जाओ, तो बेसिकली वो कहना ये चाह रहे हैं कि जिहाद का कॉन्सेप्ट जारी रहने दो। दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, यस, राइट? तो ये जो है बहुत ही हास्यास्पद बातें हैं, कार्टून जैसी। और जब मुस्लिम वर्ग खुद बोल रहे हैं कि उनके पेरेंट्स हिंदू थे, तो तुम क्यों उनको बरगला रहे हो? तुम्हारा क्या एजेंडा है? तो ये बस ऐसे ही एक्सपोज होते रहेंगे रोज के रोज। बस इनको यही है कि आप स्क्रीन टाइम मत दो, उनको स्टेज मत दो बोलने के लिए, वरना ये यही प्रोपेगेट करेंगे, क्योंकि उसी को करने की उनको पेमेंट मिलती। ये सरप्राइजिंगली था जी दादा। नहीं, ये बड़ा मुझको सरप्राइजिंगली ये फैक्ट देखने में लगा, जो जैन और बुद्ध वाला जो है
अंकित ने जो बात की है, ये मैंने खुद इसको महसूस किया है कि सोशल स्पेस पे, यूट्यूब पे एक नया एकदम से आ गया और हमारे ही आदमी बोल रहा है, जिसको राइट विंगर का बहुत बड़ा वर्ग अपना मानता है या जिसको न्यूट्रल मानता है, दे आर टॉकिंग अबाउट इट। वो कैम्ब्रिज वाली एसेंट में जो है, ये अमेरिकन एसेंट में बोल रहा है ये, तो मुझे आश्चर्य हुआ, कोर्ट नहीं जाना चाहिए, ये लॉजिक कहां से आ गया? मतलब ये भी इस पर दिस इज समथिंग रेडिकुलस। इसके मतलब कुछ दे आर, जो दिख रहा है वो नहीं, ऐसे कौन दैट इज बार्गेन स्टार्ट करता है पुष्कर जी? तीन जी जगह की बात करके बार्गेनिंग कौन स्टार्ट करता है? मतलब उनकी आर्ग्यूमेंट तुम क्यों कर रहे हो? दैट इज द क्वेश्चन, नो? नहीं, दैट इज द एक छोटी क्वेश्चन। सी बात है, एक छोटी सी बात है। 3 जो हमारे स्थान है, जो सबसे बड़े स्थान है, और आपने जब सबकी मॉरल्स और आइडियल्स की बात की, तो उसमें श्री राम, उसमें श्री कृष्ण भी हैं। वो स्वयं कभी राजा नहीं बने, और उन्होंने जो सबको बस उन्होंने सौंपते ही गए, स्वयं कभी राजा नहीं बने। बहुत लोग की समस्या ये थी कि राजा नहीं है तो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। खैर, दूसरी बात ये कि जो 3 स्थान है, वो चलिए एक प्रकार से कह सकते हैं कि उत्तर भारत में है, उत्तर प्रदेश में है, श्री राम, श्री शिव जी की और कृष्ण जी की। पर मध्य प्रदेश में हमारे भोजशाला जो है, धार, फिर कहीं पे हमारे और महाराष्ट्र में इतने सारे मंदिर तोड़ के उन्होंने बनाए। तो वहां के लोगों की भी तो आकांक्षाएं हैं कि भैया अगर नॉर्थ में हो सकता है, नॉर्थ में हम वापस ले सकते हैं, तो हम महाराष्ट्र में ले सकते हैं, हमको गुजरात में लेना है। अभी गुजरात का शायद एक बहुत प्रसिद्ध, कहीं आप बेहतर जानते होंगे, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, टीले पर एक बहुत पुराना मंदिर था, वहां दरगाह वगैरह थी। भेट द्वारका को वो लोग जो है ऑक्युपाई कर चुके हैं वक्फ बोर्ड में। तो हम क्यों नहीं इन सबको अपना रिक्लेम करेंगे? हम सब हम कोर्ट यहाँ क्यों, हम प्रोसीडिंग्स की हिंगलाज क्यों माता, दिक्कत है, ये हम समझ नहीं आ हिंगलाज रहा। माता भी रिक्लेम समझ करेंगे ये नहीं आ रहा कि जी। कोर्ट प्रोसीडिंग से किसी को क्या दिक्कत है। कोर्ट मना कर देगा अगर मेरिट नहीं होगा केस में, तो एग्जैक्टली। राइट। अच्छा, दूसरा, अगर कोई बता रहा है कि जैन बुद्ध ये वाला भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, मुझे नहीं लगता है, लेकिन अगर कोई बोलता भी है कि है, तो वो हमारे आपस की बात है। यहाँ के तो देयर आर 4 धर्म फॉर इंडिया, राइट? तो हम तो हमारे हिंदू मंदिर में महावीर का भी रख सकते हैं, महावीर का मंदिर में हम राम का रख सकते हैं। तुम कौन होते हो हमें बताने वाले कि हमने क्या करना? तुम रिलीजन एग्जैक्टली। ऑफ फॉरेन ओरिजिन की बात करो, ठीक है? यहाँ पे सनातन के अंदर 4 है, सिखिज्म है, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है और सनातन है, ठीक है? इसी के ब्रांचेस है। तो हमको आपस में जो करना होगा हम करेंगे, और हमारे तो विष्णु जी जैन ही है जो ये पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आप बिल्कुल। ये जो पूरा फेक नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं, वो बकवास बातें हैं और कुछ नहीं है। और ये हमें समझना पड़ेगा कि जितने भी ऐसे एक्सपर्ट घूम रहे हैं जो कास्ट वाला नैरेटिव चला रहे हैं, इनको, अच्छा, पिछले 3 साल में तो उन्होंने कभी ये वर्ड इस्तेमाल नहीं किया, एग्जैक्टली। अचानक से अभी क्यों हो रहा है? दूसरा, मंदिर इकोसिस्टम बिल्ड होएगी तो हम प्राइवेट स्कूल की फीस क्यों भरेंगे जब गुरुकुल स्थापित हो सकते हैं? क्यों भरेंगे? हम प्राइवेट हॉल्स और बैंक्वेट्स का पैसा क्यों भरेंगे जब हो सकता है मंदिर के इकोसिस्टम में सेट? ठीक है, हम जिम के पैसे क्यों भरेंगे जब अखाड़ा डाला जा सकता है हिंदू मिलन मंदिर में? तो ये जो दर्द जो हो रहा है ना, वो मल्टी डायरेक्शनल दर्द है, अलग अलग प्रकार का, क्योंकि वो स्कूल का प्रॉफिट कन्वर्जन में जा रहा था, ठीक है? बहुत सारी चीजें हो रही थी, ठीक? तो ये जो प्रॉफिट एक्सप्लॉइट करने वाली जो एक मेंटालिटी है, वो भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। इसकी वजह से ये ज्यादा इनको प्लेटफॉर्म मिल रहा है, बोल सकते हैं। बट आप और मैं हैं, हम वी हाँ आर हाँ ट्राइंग बिल्कुल। टू अवेकन पीपल। नहीं, वन ऑफ द बिल्कुल। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स अंकित जी, कि हिंदुओं को जाति में जो बांटने के जो बेनिफिशियरीज है ना, एक तो मुस्लिम वोट बैंक आ जाता है, वो एक बड़ा नंबर लेके आ जाता है, कुछ जातियां जोड़ के वो सदैव सत्ता में रहता है और अपने सारे काम करता है। और ये जो एक्सपर्ट्स हैं, लुटियंस वाले हैं, इनको बहुत ज्यादा फिर ऐसे लीडर्स वो दे देता है मुस्लिम वोट बैंक। मुस्लिम वोट बैंक के समर्थित जितने लीडर्स हमने देखे, सब वीक कैरेक्टर एंड करप्ट पीपल, ऑल ऑफ देम, नॉट अ सिंगल वन दैट हैज कम आउट ऑफ गुड आउट ऑफ फ्रॉम द सपोर्ट ऑफ मुस्लिम वोट बैंक। और लुटियंस वगैरह ऐसे ही लीडर से बहुत ज्यादा बेनिफिट्स पाते हैं। तो एक तो वो डायरेक्ट कनेक्शन कहीं ना कहीं दिखता है। खैर, मुझे लग रहा है कि बातें तो पर हम संदीप जी, बिल्कुल मुझे कुछ बहुत चीजें समझ नहीं आती, जैसे यही जी एक्सपर्ट्स हैं जो रिजर्वेशन के प्रॉब्लम की बात करते हैं और बोलते हैं कि जी वेस्ट में मेरिट को बहुत अच्छा स्थान मिला।
तो अगर आपको रिजर्वेशन का रिजोल्यूशन चाहिए तो फिर आप कास्ट वाला प्रोपेगेंडा क्यों कर रहे हो जो फेक है? मैं तो समझ में नहीं आती ये लोग दोनों साइड कैसे बात कर लेते हैं। सर वो आंध्रा में लगता और है आंध्रा और तमिलनाडु में आप कन्वर्जन की बात कर रहे हो, फिर आप कास्ट को क्यों प्रोपेगेट कर रहे हो? क्योंकि जी। आपने ब्राह्मण्स को निकलवा के कन्वर्जन हुआ है। तो आप दोनों साइड कैसे बात कर लेते हो, मैं तो समझ के बाहर है। सर बात वही करते हैं जो सूट करती है उनको। हाँ, जैसा यूएस के लिए मौसम होता है। प्रोडक्टिविटी चाहिए और इंडिया के लिए सोशलिज्म और कम्युनिज्म चाहिए, ये एक है। यहाँ पैरासिटिज्म चाहिए और वहाँ प्रोडक्टिविटी चाहिए। खैर, और मैं कैसे इस कन्वर्सेशन का एंड करूं, बिकॉज एक तो फ्लो भी है और बहुत सारी बातें करने का भी इच्छा है, पर मैं भी जानता हूं आपके पास लिमिटेड टाइम है। एंड पर उम्मीद करेंगे आप हमें दोबारा जरूर समय दें, और मौका देंगे। क्योंकि आज हमने सारे टॉपिक्स को बस हम छू के निकल गए हैं। डिटेलिंग में जो आपके जैसे डी-डॉलरेशन का कंसेप्ट है, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अपने दर्शकों को आपकी किताब के माध्यम से, आपके रेफरेंसेस के माध्यम से एक्सप्लेन करें, फिर आपको वापस लेकर आए और भारत की शक्ति कैसे बढ़ रही है, और आपके प्रेडिक्शंस पर भी हम पुष्करदा अपने दर्शकों को जानकारी बिल्कुल देंगे। कब क्या प्रेडिक्ट किया, कब क्या सही हुआ, आपके ट्विटर फीड टाइमलाइन से पता चलता रहता है और वीडियोस भी आते हैं आपके। तो दर्शकों और अंकित जी, थैंक यू सो मच फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस मच टाइम। एंड आपकी बातों से, आपके इन्फॉर्मेशन से हम सब समृद्ध होते रहे हैं बहुत सालों से। आज पहली बार तो ऑन मतलब फेस टू फेस बात हो रही है, पर जानकारी के माध्यम से कई सालों से लगातार समृद्ध हो रहे हैं और बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं, आम जीवन में भी दिखता है उसका असर। जी, तो कैसे एंड करें समझ नहीं आ रहा, पर फिर भी थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस सो मच टाइम। दादा थैंक यू। और बहुत बहुत धन्यवाद अंकित जी, मैं कह रहा बहुत बहुत धन्यवाद जी। और आपसे बात होती रहेगी अंकित जी, थैंक यू सो मच। बाकी फिर आइएगा प्लीज। और सबसे बड़ी बात, अयोध्या आइए, दर्शन करिए और लखनऊ पहुंचिए, सीधे बताइए हम लोग लक्ष्मण नगरी में हैं, और सो मच सो दैट कि यहाँ पे वी आर गोइंग फॉर क्रिएटिंग अ लक्ष्मणपुरी एरो सिटी हियर इन लखनऊ। जी, अयोध्या के लिए बहुत सारे लकी लोग हैं जिन्हें इनविटेशन मिला, लेकिन मैंने तय किया है कि मैं पीओके के बाद ही आऊंगा। अच्छा, चलिए, आपका भी एक संकल्प है। एक आदमी आपके मुंह में घी शक्कर। एक भारत के सबसे प्रमुख आदमी ने संकल्प लिया था जी कि वो अयोध्या तभी जाएंगे जब श्री राम मंदिर बन जाएगा। एक संकल्प आपका है, भगवान आपका संकल्प पूरा करें, सबको ही हिम्मत दें कि सब लोग संकल्प, अच्छे संकल्प लें, धार्मिक संकल्प लें, उसे पूरा करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद अंकित जी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस सो मच टाइम एंड विल कीप इन टच। थैंक यू।